कम्मो बुआ की बेटियां। अरे क्यों दोनों की दोनों मेरी मुसीबत बढ़ाने पर लगी हुई हो? पता है ना तुम्हारी कम्मो बुआ आज घर पर आ रही है। कुछ ढंग का नहीं पहन सकती क्या तुम दोनों? अरे मम्मी जींस टॉप ही तो पहना है, कोई शॉर्ट ड्रेस थोड़ी ना पहन लिया हम दोनों ने। और कम्मो बुआ का क्या है, उन्हें तो हमेशा हमारी बुराई करनी होती है। हम सूट भी पहन लेंगे ना तब भी 4 बातें तो वो बोलेंगी। जितनी जुबान लड़ाती हो ना उतना अगर मेरा कहना मान लेती तो तुम्हारी बुआ जी 4 बातें नहीं सुनाती तुम्हें। उनकी दोनों बेटियों को देखा है, मजाल है कभी उनकी एक भी बात को टाल दे। और तुम हो कि हर बात में तुम्हें मेरे साथ बहस करनी है। किस्मत तो कम्मो जीजी की है जो इतनी अच्छी बेटियां मिली है उन्हें। अरे भाई कहाँ है सबके सब, घर में कोई है कि नहीं? लो आ गई तुम्हारी बुआ जी। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ और कुछ ढंग का पहन कर आना। उन दोनों को ये सब बोलकर सुमन नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारिका और अनामिका भी कपड़े बदलकर नीचे हॉल में आती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बुआ जी। हाँ नमस्ते, बड़ी अच्छी तरह नमस्ते करती हो तुम दोनों तो। ना तो नमस्ते करते हुए हाथ जोड़ती हो, ना ही किसी बड़े के पैर तुम्हें छूने हैं। ज्यादा मॉडर्न हो गई हो ना। मेरी कोमल और काजल को देखा है कभी कैसे बड़ों के पैर छूती है? ये दोनों बस आपके पैर ही छूने वाली थी। चलो जल्दी से बुआ जी के पैर छुओ। जी पापा, जी पापा। अनामिका और सारिका कम्मो बुआ के पैर छूती हैं, तभी बुआ जी का ध्यान सारिका के बालों पर जाता है क्योंकि सारिका ने फ्लिक्स कटवाकर कटिंग कराई थी। बाप रे बाप, ये कैसे बाल कटवाए तूने? ये लटे निकाल कर क्या हीरोइन बनी है तू? मेरी काजल और कोमल तो हमेशा तेल डालकर छोटी गोद करके रखती है। मनोज तो लड़कियों पर ध्यान नहीं देता, इतनी छूट देगा ना तो ये हाथ से निकल जाएंगी। ऊपर से इस अनामिका को देखो, शादी से पहले ही कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है। अरे बुआ जी, लिपस्टिक का शादी से क्या लेना देना? और मैं ऑफिस जाती हूँ तो प्रेजेंटेबल लगने के लिए थोड़ा बहुत मेकअप तो करना ही पड़ता है। अरे बस बस, तू तो ऐसे कह रही है जैसे एक दुनिया में तू ही है जो ऑफिस जाती है। मेरी काजल और कोमल भी तो ऑफिस जाती है, लेकिन इतनी नौटंकियां कभी नहीं करती। तुम ऑफिस में काम करने जाती हो या फिर फैशन झाड़ने? इससे पहले कि अनामिका और सारिका कुछ बोलती, उन दोनों का ध्यान अपने मम्मी पापा की तरफ जाता है, जिनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। अरे बाप रे, ये बुआ जी तो इस बार भी आग लगाने में कामयाब हो गई लगता है। अब इनके जाते ही हमारी बढ़िया क्लास लगेगी। सारिका, अनामिका, मुझे पता है तुम्हारा अपनी बुआ जी के पास बैठने का मन कर रहा है, लेकिन जाओ पहले ना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जाओ जाओ, चलो थोड़ा जल्दी करो। ये भी इन दोनों को बोलने की जरूरत पड़ रही है, वरना मेरी कोमल और काजल मेहमान के आने से पहले ही सब बनाकर रख देती है। इससे पहले कि बुआ जी 2-4 बातें बोलकर सुमन और मनोज को उन दोनों के लिए और गुस्सा चढ़ाती, दोनों बहनें किचन में निकल लेती। खाना पीना खाकर कम्मो बुआ जी अपने घर चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही अनामिका और सारिका में डर का माहौल चढ़ जाता है। यार अभी देखना, 2 मिनट के अंदर ना मम्मी पापा आएंगे और हमारी बढ़िया क्लास लगाएंगे। पता नहीं कम्मो बुआ को हर बार में हमारी क्लास लगवाने में क्या मजा आता है। एक काम करते ही सो जाते हैं, सो ही जाएंगे तो हमें उठाकर थोड़ी ना कोई कुछ बोलेगा। इससे पहले कि दोनों सो जाती, उनके मम्मी पापा उनके कमरे में धावा बोल देते हैं। अरे मम्मी पापा, आप यहाँ कोई काम है क्या? काम की बच्ची, बोला था ना तुम दोनों को कि नीचे जरा ढंग से बनकर आना। और ये क्या कटिंग करवाई है तूने सारिका? कल के कल इन बालों का हुलिया ठीक करवा लियो, वरना मैं खुद कैंची लेकर तेरे सारे बाल कुतर दूंगी। और तू, अगर आज के बाद तेरे होठों पर ये लिपस्टिक लगी हुई देख ली ना मैंने, तो तेरी खैर नहीं। ठीक है, अब सो जाएं क्या हम? पापा, आप इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? बोला ना अनामिका ने कि ठीक है। अच्छा मैं भी बोल देती हूँ, ठीक है। मनोज जी ने दोनों को इतने गुस्से में देखा कि दोनों चुपचाप कंबल ओढ़कर सो गए। कम्मो बुआ ने आग लगाई और दोनों बहनें उस आग के लपेटे में आ गई। कुछ दिन बाद, अरे तुझे पता है ना आज ताऊ जी के यहाँ फंक्शन में जाना है? हाँ मम्मी पता है। जब पता है तो इस टाइम पर कहाँ जा रही है तू? मम्मी, ताऊ जी के फंक्शन में तो शाम को पहुंचना है ना। आज मेरे स्टूडेंट्स का डांस कंपटीशन है, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी तो वो नर्वस हो जाएंगे, इसीलिए बस उनके कंपटीशन के लिए जा रही हूँ। आप चिंता मत करो, टाइम से मैं ताऊ जी के यहाँ पहुंच जाऊंगी, आप सब निकल जाना। हाँ तेरे भी आज भी डांस कंपटीशन। सारिका अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस कंपटीशन के लिए चली जाती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद वो ताऊ जी के घर जाने के लिए कैब करने लगती है। अरे हद है यार, एक तो मुंह मांगे पैसे दे रही हूँ, ऊपर से ये कैब बुक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब अगर कैब बुक नहीं हो रही ना तो बाइक से चली जा, आजकल तो बाइक वाले भी ड्रॉप कर देते हैं। हाँ वही ट्राई करती हूँ।
सारिका बाइक बुक कर देती है। बाइक से वो टाइम पर ताऊ जी के घर पहुंच जाती है, लेकिन बाइक से उतरते हुए उसकी कम्मो बुआ जी की नजर उसके ऊपर चली जाती है और वो उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। बड़ी ही संस्कारी लड़कियां हैं ये तो। डांस कंपटीशन का नाम लेकर पक्का इस लड़के के साथ घूम रही होगी। और हिम्मत तो देखो इसकी, इसके साथ यहाँ तक बाइक पर बैठकर आ गई। सारिका अंदर आती है। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? 1 घंटा हो गया, फंक्शन शुरू हुआ अभी। क्या बताऊं मम्मी, कंपटीशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। अच्छा बेटा, वैसे तू कंपटीशन के लिए ही गई थी ना? अच्छा, वो बाहर तुझे जो लड़का बाइक पर छोड़ने आया था, कौन है वो बेटा? लड़का? कौन लड़का? ये क्या बोल रही है तेरी बुआ जी? अरे वो पैपिडो वाला था पापा। कैब नहीं हो रही थी इसलिए बाइक से आई। अच्छा, कैब नहीं हो रही थी तो ऑटो से आ जाती। खैर, जब तेरे घर वाले तुझे कुछ नहीं बोलते तो मैं क्या ही बोलूं। देख रहे हो ना मनोज, संभाल लो वरना सब लड़कियां मेरी काजल और कोमल जैसी नहीं होती। अरे क्या हुआ बुआ जी? उसने बोला ना उसको टैक्सी नहीं मिल रही थी इसलिए बाइक पर आई है। हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? देखो जरा कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है बड़ों के सामने। आप लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, लेकिन तब से मेरी काजल और कोमल ने एक शब्द भी बोला है अपने मुंह से। और इसे देखो, ये आई नहीं कि इसके आते ही दूसरी वाली की जुबान भी चलने लगी। कम्मो बुआ अपनी बेटियों की इतनी तारीफ करती थी कि उनकी तारीफ सुन सुनकर मनोज और सुमन को कॉम्प्लेक्स आ जाता था कि आखिर उनकी बेटियां इतनी संस्कारी कैसे नहीं हैं। वो दोनों अनामिका और सारिका को गुस्से में देखते हैं, दोनों चुप हो जाती हैं, लेकिन अपने घर पहुंचकर दोनों की खूब क्लास लगती है। ये पैपिडो के बहाने अगर सचमुच कोई लड़का तुझे छोड़कर गया होगा ना, तो देखना तेरी खैर नहीं, तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। एक मेरी बहन है जिसकी बेटियां इतनी सीधी है कि गाय भी उनके सामने शर्मा जाए, और एक मेरी बेटियां हैं सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। लेकिन पापा इसमें बेइज्जती। इससे पहले कि सारिका कुछ बोलती, अनामिका उसका हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में ले जाती है। कुछ दिन बाद कम्मो बुआ फिर से उनके घर आकर टपक जाती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं अपनी दोनों बेटियों के साथ आती है, जिन्होंने पूरी बाजू की सूट, सलवार और तेल डालकर चंपा चमेली वाली चोटी बनाई हुई थी। तभी अनामिका एक वेस्टर्न ड्रेस पहनकर नीचे उतर कर आती है। अरे बाप रे, ये कम्मो बुआ को भी आज ही टपक कर आना था क्या? और ये क्या, कैसे बनकर आई है ये दोनों इतनी चंपू सी? हे भगवान, अगर इस टाइम इन्होंने मुझे देख लिया तो मम्मी पापा से मेरी लंका लगवा देंगे। बेटा अनामिका, इससे पहले ये तुझे देखे चुपचाप निकल जा। अनामिका दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। लगता है हमसे छुपकर कहीं जा रही थी। कपड़े भी काफी अच्छी पहने हैं तूने। काफी संस्कारी लग रही है मनोज तेरी बेटी। क्यों सुमन, काफी अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं लड़की को। वो तो है बुआ जी। ये ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही है तू? अरे बताया तो था मम्मी, मेरी फ्रेंड शिल्पा का बर्थडे है, उसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। हाँ, लेकिन ये क्या पहना है तूने? जा जाकर कपड़े चेंज करके आ। लेकिन मम्मी, पार्टी का थीम ही वेस्टर्न है, ये नहीं पहनकर जाऊंगी तो मेरे पास दूसरी अच्छे से वेस्टर्न ड्रेस नहीं है। माफ करना अनामिका दीदी, लेकिन ऐसे कपड़े पहनना हमारे संस्कारों के विरुद्ध नहीं है क्या? और मैंने तो सुना है लोग ऐसे कपड़े पहनकर जिन पार्टीज में जाते हैं वो पार्टीज भी अच्छी नहीं होती। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग वहाँ पर शराब भी पीते हैं। क्या? ये सब काजल बेटी क्या बोल रही है अनामिका? तू क्या पार्टी में जाकर दारू पीने वाली है? नहीं पापा, आपको क्या अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है? भरोसा तो बेटा ऐसी चीज है, टूटने में 1 मिनट नहीं लगती। और जब काजल कह रही है कि ऐसी पार्टियों में क्या क्या होता है तो तुझे ऐसी पार्टियों में जाना ही क्यों है? हम आए हैं तो घर पर बैठ हमारे साथ बातें कर। हाँ, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। जाकर कपड़े बदलकर कुछ ढंग का पहन कर आ। 1 मिनट दीदी, मैं आपके लिए नया सूट सलवार लेकर आई थी, आप वही पहन लीजिए। वो पहन लीजिए की बच्ची, इतना तो मुझे अच्छे से पता है, जितनी सीधी तुम दोनों बनती हो इतनी सीधी हो नहीं। काश किसी दिन ये पकड़ी जाए और मम्मी पापा को पता लगे कि आज के टाइम पर इतना सीधा कोई नहीं होता। लीजिए ना दीदी। हाँ, दो। महीने में जब तक 3-4 बार कम्मो बुआ घर आकर दोनों बहनों की क्लास नहीं लगवा देती थी, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती थी। 15 दिन बीते नहीं थे कि कम्मो बुआ फिर से उनके घर आ गई। क्या हो गया, बड़ी खुश हो रही हो?
खुश तो होंगी ना मम्मी? एक बहुत बड़े स्कूल से ऑफर आया है मुझे डांस टीचर के लिए। सैलरी भी अच्छी है, इंटरनेशनल स्कूल है। अरे वाह, चलो कभी तब कुछ ऐसा किया जिससे हमें थोड़ा अच्छा लगे। पर ये बात सुनकर कम्मो बुआ का तो मुंह बन जाता है कि आखिर उनकी बेटियों के अलावा किसी की तारीफ कैसे हो गई। कम्मो बुआ फट से बोली, अच्छा, वैसे कौन से स्कूल में नौकरी लगी है तेरी? एस इंटरनेशनल स्कूल। एस इंटरनेशनल स्कूल? लेकिन हमारे शहर में तो इस नाम का कोई स्कूल ही नहीं है, फिर नौकरी कहाँ लगी है? हाँ, स्कूल हमारे शहर में नहीं है बुआ जी, मुंबई में है। इसी के लिए परमिशन चाहिए मम्मी पापा से। जॉब चाहिए तो मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। वैसे मैंने उनसे बात की है, उनका कहना है कि जल्दी ही हमारे शहर में भी उनके स्कूल की ब्रांच खुलने वाली है और जैसे ही वो खुल जाएगी तो मेरा ट्रांसफर भी कर देंगे। अरे, ये दूसरे शहर में जितनी भी लड़कियां नौकरी करने जाती है ना, सब बाहर जाकर अय्याशियां करती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब हमारा खुद का शहर इतना बड़ा है तो तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करनी क्यों है? अगर तुम टैलेंटेड होगी तो यहाँ पर भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। मेरी काजल और कोमल को ही देख लो, यहीं पर रहकर सब किया है। बुआ जी, आपकी काजल और कोमल की बात ही अलग है। वो तो प्राइवेट जॉब को भी सरकारी जॉब बोल देती हैं। उनकी तो क्या ही कहना है। क्या? प्राइवेट जॉब तो इसलिए कर रही है क्योंकि जहाँ उसका सरकारी नौकरी का नंबर पड़ा था वो कुछ ज्यादा दूर था और एरिया अच्छा नहीं था, वरना मेरी बेटी की बराबरी कोई कर सकता है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, मैंने कब कहा कि आपकी बेटियों की कोई बराबरी कर सकता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, इसलिए प्लीज आप मना मत करना पापा। अरे क्या करेगी इतनी दूर जाकर? शादी के बाद तो वैसे भी कोई इतनी दूर नौकरी करने देगा नहीं, और किसी को पता लग गया ना तो दूसरे शहर में अकेली रहकर नौकरी करती है तो कोई शादी भी नहीं करेगा तुझसे। मेरी बेटियों के संस्कार ही है जिसकी वजह से खुद इतने रिश्ते चलकर उनके पास आते हैं। लेकिन अगर तुम दोनों की हरकत ऐसी रही ना तो हो चुकी तुम दोनों की शादी। मैंने तो सुना है जो लड़कियां दूसरे शहर में रहती हैं माँ बाप की मर्जी के बिना भाग कर ही शादी करती हैं। क्या बुआ जी कुछ भी बोल रही हो आप? क्या कुछ भी? शहर से दूर ना जाना पड़े इसलिए काजल बेटी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और तू एक प्राइवेट नौकरी नहीं छोड़ सकती? ठीक ही तो कह रही है तेरी बुआ जी, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। काजल और कोमल बेटी भी यहाँ रहकर अच्छी नौकरी कर रही है तो तू भी कर ले। कम्मो बुआ की वजह से सारिका के मम्मी पापा उसे मुंबई नहीं जाने देते और उसके हाथ से अच्छी खासी जॉब की अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। इस कम्मो बुआ का तो कुछ करना पड़ेगा, इन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ है। तू चिंता मत कर सारिका, इतना तो हमें भी पता है कि काजल और कोमल सबके सामने संस्कारी बनने का ढोंग करती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उनका सच सामने आएगा ना, और मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। कब ऐसा होगा और तब ना कम्मो बुआ की शक्ल देखने लायक होगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी जुबान पर माँ सरस्वती बैठ जाती हैं। अनामिका का तो इतना कहना था कि कुछ दिन बाद वो चारों किसी फंक्शन से अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। सुमन आंटी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया हुआ था, तभी उन्हें लगा कि उन्होंने काजल को देखा। अरे एक मिनट, गाड़ी रोकिए तो जरा। क्यों, क्या हुआ सुमन जी? अरे रोकिए तो सही। मनोज गाड़ी साइड पर लगाता है। अब बताइए क्या हुआ सुमन जी, गाड़ी क्यों रुकवाई आपने? मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी काजल बेटे को देखा, वो भी वेस्टर्न कपड़ों में, और इस रेस्टोरेंट के अंदर जा रही थी वो। अरे मम्मी, ये रेस्टोरेंट नहीं है, क्लब है। भला एक क्लब के अंदर हमारी काजल बेटे का क्या काम? वो तो इतने संस्कारी है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई सुमन जी। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आप एक बार अंदर चलकर देखिए, मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा तो नहीं खा सकती। सुमन जी जब बार बार इतनी श्योरिटी से इस बात को बोलती है तो सब लोग क्लब में जाते हैं और जाकर देखते हैं तो क्या, वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई काजल डांस फ्लोर पर डांस कर रही है और साथ में हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़ी हुई ड्रिंक भी कर रही है। अरे वाह, कम्मो बुआ की संस्कारी बिटिया। अभी वीडियो बनाती हूँ इसकी। अनामिका तुरंत काजल की वीडियो बनाती है, तभी काजल का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है और उन्हें अपने सामने देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मामा जी। मामा जी की बच्ची, चल घर बताता हूँ तुझे। वहाँ मेरी कम्मो बहन तुम्हारी तारीफ करती नहीं थकती कि मेरी काजल और कोमल इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी। उनके सामने तो तुम संस्कारी होने का बड़ा ड्रामा करती हो, और यहाँ देखो, चल घर तू। मनोज काजल को लेकर कम्मो बुआ के घर पहुंचता है। सब गाड़ी से उतरकर अंदर जाते हैं। कम्मो बहन कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। अरे ये तो मनोज की आवाज है, लेकिन ये रात को यहाँ कैसे आ गया?
कम्मो बुआ जल्दी से बाहर आती है और अपनी बेटी का ऐसा अवतार देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। काजल, ये क्या पहना है तूने और इस वक्त कहाँ से आ रही है? तू तो अपने कमरे में सो रही थी ना। 1 मिनट बुआ जी, मैं हेल्प करती हूँ। अभी आपको पता लग जाएगा आपकी संस्कारी बेटी काजल कहाँ थी। ये देखिए वीडियो। देखो देखो जीजी, अच्छे से देखो कैसे आपकी संस्कारी बेटी दारू पीकर क्लब में नाच रही है। मेरी बेटियों को तो बहुत बोलती थी, बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है। इन्हें जरा बांध कर रखो। जितना ध्यान आपने मेरी बेटियों पर दिया उतना ध्यान अपनी बेटी पर भी दे दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। 1 मिनट, घर में इतनी देर से इतना हल्ला हो रहा है, बाहर के पड़ोसी भी जाग गए, लेकिन कोमल कहाँ है? कहीं वो भी तो किसी पार्टी में नहीं है? अब ये तो उसके कमरे में जाकर ही पता लगेगा। वो सब कोमल के कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां कोमल नहीं मिलती। मिलता है तो एक खत। अरे यहाँ पर तो कोई लेटर रखा हुआ है, लाओ पढ़ती हूँ। अनामिका लेटर खोलकर पढ़ना शुरू करती है। डियर मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जानती हूँ आप लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानोगे, इसलिए मैं मुकेश के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपकी प्यारी कोमल। वैसे बुआ जी क्या कहा था आपने? जब सारिका की जॉब मुंबई में लगी थी, लड़कियां दूसरे शहर में नौकरी करने जाती हैं तो भागकर शादी कर लेती हैं, लेकिन कोमल तो यहीं पर जॉब करती थी ना, फिर वो क्यों भाग गई? ठीक कहा तुमने अनामिका। अपनी बेटियों के झूठे संस्कारों की तारीफ कर करके मेरी बेटियों का जीना इन्होंने दुश्वार कराया हुआ था। अरे हमें क्या पता था जो ऊपर से इतनी संस्कारी बनती है अंदर से वो कुछ और ही निकलेंगी। हमारी बेटियों को तो बहुत कुछ कहती थी आप, लेकिन इन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे हमारी नाक नीची हो जाए। चलो जी। कम्मो बुआ की हालत अब कुछ बोलने लायक बची नहीं थी। अपनी जिन बेटियों के संस्कारों का हर जगह ढोल बजाकर उन्होंने जो अनामिका और सारिका का जीना मुश्किल किया हुआ था, आज वो दोनों ही बहुत खुश थी कि कम्मो बुआ की दोनों बेटियों के झूठे संस्कारों की सच्चाई सबके सामने आ गई। उस दिन के बाद कम्मो बुआ ने उन्हें बोलना तो छोड़ो, शर्म के मारे वो कभी उनके घर तक नहीं जा पाई। मेहता परिवार में सरला अपने बेटे राज के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। एक दिन सरला राज से कहती है, बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तू कहे तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूं? अरे माँ अभी नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देख बेटा, मेरी भी अब उम्र हो चली है, वक्त रहते अगर पोते और पोती का मुंह देख लूंगी तो स्वर्ग मिल जाएगा मुझे। माँ तुम भी ना कैसे बात कर रही हो। ठीक है, मैं कर लूँगा शादी। ये हुई ना अच्छे बेटे वाली बात। मुझे पता था तू ज़रूर मान जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही पंडित जी को बुला लिया था। उनके पास ना बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। अरे माँ इतनी भी क्या जल्दी थी। इतने में ही सरला के घर पंडित जी भी आ जाते हैं। राम राम सरला बहन, कैसी हो? सब कुशल मंगल? आइए आइए पंडित जी, बस भगवान की कृपा बनी रहे। जी जी, देखिए आपके बेटे के लिए कई संस्कारी लड़कियों के रिश्ते लेकर आया हूँ, बस आप लोग देखकर पसंद कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत हो जाएगी। सरला उन सभी लड़कियों की फोटो राज को दिखाती है। बेटा ये लड़की देख, मुझे तो ये बहुत संस्कारी लग रही है। बहन जी ये सबसे संस्कारी लड़की है, अगर इससे शादी करा दी ना तो आपको बिस्तर से उतरने तक नहीं देगी, आपकी बहुत सेवा करेगी, बिल्कुल रानी की तरह रहोगे आप। पंडित जी हमें बहू चाहिए, काम करने वाली नौकरानी नहीं। अगर सिर्फ काम करने के लिए शादी करनी है तो उसके लिए शादी क्यों करनी, नौकरानी ले आओ। अरे अरे बेटा तुम तो गुस्सा कर रहे हो। पंडित जी मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप जा सकते हैं। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। ये क्या तरीका है पंडित जी से बात करने का? माँ आप ये सब क्या कर रही हो? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ साफ साफ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। हैं? इतनी सी बात तो पहले बता देता, मैं तेरी शादी उसी से करवा देती। लेकिन माँ प्रॉब्लम यह है कि वो एक मॉडर्न सोच वाली लड़की है। अरे तो कोई बात नहीं, एक बार शादी करके आ तो जाए, फिर मॉडर्न को भी देख लेंगे हम। ऐसे करके कुछ ही दिनों में राज की शादी सोनिया से हो जाती है। सोनिया नई सोच वाली लड़की थी और वो शादी के कुछ ही दिन बाद नौकरी करने लगती है। अरे बहू तुम्हारी शादी को अभी वक्त कितना हुआ है, अभी से नौकरी पर क्यों जा रही हो? सोनिया को अपनी सास की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि घर पे बैठकर क्या करना है, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगी जो घर में ही काम आने। वैसे भी मैंने सारा काम तो कर दिया है, आप बस खाना खा लेना। और दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ये लड़की तो बहुत तेज़ है, आते ही मेरे बेटे को काबू में कर लिया।
उसके आगे मेरे बेटे ने कुछ बोला ही नहीं। इसको तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब सब बैठकर खाना खा रहे थे तभी सोनिया को उल्टी होने लगती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अरे वाह, लगता है खुशखबरी है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ इस घर में। वहीं दूसरी तरफ राज सोनिया के पास जाकर कहता है, इतना क्यों खा लेती हो जब पचता नहीं है तो? आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें घर का भी काम करना होता है और ऑफिस का भी। तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे चलेगा? हाँ कह तो दिया ना ध्यान रखूंगी, अब लेक्चर तो मत दो मुझे। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रही हो? इधर राज और सोनिया इस बात के लिए झगड़ रहे थे कि सोनिया को अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, और उधर सरला ये समझ बैठी थी कि सोनिया प्रेग्नेंट है। अगले दिन, सरला बहन घर पर हो क्या? हाँ बहन घर में ही हूँ, आओ आओ, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ। अब क्या ही बताऊँ, टाइम ही नहीं मिल पाता कहीं भी आने जाने का। और तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है? बहू के आने के बाद तो तुमने बाहर आना जाना ही छोड़ दिया है। हाँ सो तो है, अब आजकल की बहुएं ऐसी है कि क्या ही कहूँ। सोचा था संस्कारी बहू लेकर आऊँगी, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। सेवा तो छोड़ो, खुद का खाना भी खुद ही लेना पड़ता है। तुम्हारी बहू तो सच में किसी काम की नहीं। तुम धमकाती क्यों नहीं? आजकल अगर बहुओं को पकड़ के ना रखो तो घर खराब हो जाता है। नहीं, मेरा घर तो अब सही हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहू अब पेट से है। अब तो जो मैं बोलूँगी उसको वही करना होगा। अरे वाह, क्या सचमुच? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी। चलो मुंह तो मीठा कराओ। अभी कराती हूँ, अब तो तुम रोज़ आ जाया करो मुंह मीठा करने। सरला मिठाई लाकर माला को खिलाती है और तभी वो देखती है कि सोनिया ऑफिस जा रही है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? आओ ज़रा हमारे साथ भी बैठो। ऑफिस जा रही हूँ माला चाची, लेट हो रहा है, वरना ज़रूर बैठ जाती। अरे बेटा, इस हालत में ऑफिस जा रही हो? तुम्हें घर में रहकर आराम करना चाहिए। ऐसे में तुम दोनों की सेहत पे असर पड़ेगा। किस हालत में और किसकी सेहत पे असर पड़ेगा? क्या कह रही हैं आप? देखो ना माला, पेट से है फिर भी ऑफिस जा रही है। आजकल की बहुओं में तो संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं रही। कौन पेट से है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अरे कैसे प्रेग्नेंट नहीं है? कल तो तू उल्टी कर रही थी। हाँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा खा लिया था इसलिए। ओह बहू, तुम बड़ों की बात ही नहीं मानती। मैं कह रही हूँ ना तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ बहू, अपनी सास की बात मानो। हमारे ज़माने में गर्भवती होने का ऐसे ही पता चलता था। पर अब ज़माना बदल गया है, अब अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। ये बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। देख लो माला बहन, ऐसी है आजकल की मॉडर्न बहुएं। हमारे ज़माने में तो हमारे बड़े जो कह देते थे वो हम बिना कुछ कहे मान लेते थे, पर इनसे तो जब तक डॉक्टर हज़ारों रुपये ठग नहीं लेगा ना तब तक ये मानेंगी भी नहीं। बात तो सही कह रही हो, पर क्या कर सकते हैं सरला बहन। हालांकि मैं एक दाई को जानती हूँ, मैं उसे बुला लूँगी, तुम उसे दिखा लेना, वो बता देगी कि तुम्हारी बहू पेट से है या नहीं। हाँ वो ठीक है, मेरी बहू शाम को वापस आएगी, तुम उस दाई को भी शाम को ही बुला लेना। ठीक है, मैं शाम को या तो उस दाई को लेकर आ जाऊँगी, और अगर मैं बिज़ी रही तो उसे ही भेज दूँगी। हाँ ठीक है। शाम में माला उस दाई को भेज देती है। सरला, कहाँ है तुम्हारी बहू? बुलाओ तो मैं उसकी जांच कर लूँ। देख लो सरला बहन, मेरा हाथ लगते ही बेटा होगा बेटा। आपके मुंह में घी शक्कर। देखो सरला बहन, दिल खोल के देना, फिर दादी बनोगी तो हमारा हाथ भी भर देना। अरे आप दोनों हाथ भर कर ले लेना बस। तभी सोनिया आती है। उसकी ज़रूरत नहीं मम्मी जी, मैं आपकी तसल्ली के लिए ऑफिस से लौटते हुए अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ। देख लीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और अगर ये रिपोर्ट गलत हो गई तो? हमारे ज़माने में तो मुंह देखकर बता देते थे कि कौन माँ बनने वाली है, और आजकल तुम लोग कुछ भी हो सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हो। अरे डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी ना है। माँ जी, ये रही रिपोर्ट, और इनके हिसाब से मैं अभी तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ऐसा कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। अरे बहन, सब्र रखो,
सब अच्छा ही होगा। अब जब तुम्हारी बहू कह रही है तो क्या ही करोगी। मतलब वो उल्टी सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से थी? मैं तो क्या क्या सोचकर बैठ गई थी, सब पर पानी फिर गया। दाई वहाँ से चली जाती है। तभी सरला के पास उसके भाई का फ़ोन आता है। और बहन, मैंने सुना तू दादी बनने वाली है। क्या बात है, बहुत जल्दी तू तो दादी बन गई। अरे नहीं ना भैया, वो बस गलतफहमी हो गई थी, बहू पेट से नहीं है। अरे ऐसे कैसे? कहीं बहू ने कुछ खा तो नहीं लिया? अरे क्या पता भैया, ये आजकल के बच्चे क्या ही बताओ, अब भगवान जाने इनको तो। उदास मन से सरला फ़ोन काट देती है। इसी दौरान राज 6 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और अपना काम खत्म करके वापस भी आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब ऐसे ही 2 महीने और निकल जाते हैं और एक दिन, मम्मी जी आपके लिए खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह वाह वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। देख अब ना अपना ध्यान रखना और मैं जैसे बताऊँ वैसे वैसे करना, तो बच्चा एकदम तंदुरुस्त होगा। जी मम्मी जी। अब सरला अपनी बहू पर पुराने ज़माने वाले तौर तरीके लगाने लगती है। अरे बहू, ये क्या है, तू इतनी देर में उठती है? गर्भवती औरतों को सुबह 4 बजे उठना चाहिए और मेहनत वाले काम करने चाहिए। ये सब बच्चे की सेहत और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। मम्मी जी ये आप क्या बोल रही हैं? मैं ऑफिस से शाम में घर आती हूँ, फिर घर के कामों को निपटा कर खाना खाकर 12 बजे तक तो सो पाती हूँ, तो 4 बजे कैसे उठ पाऊँगी? मुझे 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो उसी हिसाब से उठूँगी ना मैं। इसीलिए तो तुझसे कह रही थी, इन दिनों में ये नौकरी वोकरी करना छोड़ दे। मम्मी जी अब एक नया सदस्य घर में आने वाला है, ऐसे में मैं काम छोड़ दूँगी तो राज पर कितना लोड पड़ेगा। देखिए आप मुझे ये सब मेरे हिसाब से मैनेज करने दीजिए। ये बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है, पर सरला आए दिन अपनी पुराने ज़माने वाली सोच उस पर थोपती रहती। बहू, अरे ओ बहू, आज चंद्र ग्रहण है, आज रात में मत सोना। क्यों? चंद्र ग्रहण से सोने का क्या लेना देना? तू भी कैसी बात करती है? तू गर्भवती है और गर्भवती औरतों पर चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ता है, इसलिए बच्चे की सेहत के लिए कृपा करके सोना मत। मम्मी जी आपको पता है ना, इन चीज़ों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। देख जो भी हो, मेरे तसल्ली के लिए ऐसा कर ले, क्योंकि मैंने तो बचपन से यही देखा है कि गर्भवती औरतें कभी भी चंद्र ग्रहण में सोती नहीं, और अगर कोई सो जाती है तो उसका बच्चा विकलांग पैदा होता है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं सोऊंगी नहीं। सरला ऐसे ही सोनिया से अलग अलग काम करवाती रहती। एक दिन सोनिया राज से कहती है, राज मम्मी जी तो पता नहीं कौन कौन सी पुराने ज़माने की बातों पर यकीन करती हैं और ऊपर से चाहती है कि मैं उन सारी चीज़ों पर अमल करूं। देखो मैं जानता हूं कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो और तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब है, पर तुम्हें अपने आप को उनकी जगह पर रख कर भी तो देखना पड़ेगा। जैसे वो तुम्हारे नए तौर तरीक़ों को अपना रही है, वैसे तुम्हें भी उनका दिल रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी होगी ना, क्योंकि इस उम्र में किसी को बदला तो नहीं जा सकता, इसलिए जितना तुमसे हो सके उतना कर लिया करो। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कर लूँगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सरला दाई को बुलवाती है। आप मेरी बहू की जांच करके बताइए ना, सब सही तो है? हाँ लाओ, बुला के लाओ अपनी बहू को। सरला सोनिया को बुलाती है। दाई जांच करके उसे वापस कमरे में भेज देती है और फिर सरला से कहती है, तुम्हारी बहू 6 महीने की गर्भवती है और बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं, मेरी बहू तो 2 महीने की गर्भवती है। ये तुम क्या कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरा बेटा तो देश से बाहर गया था, वो तो अभी 2 महीने पहले ही आया है, तो मेरी बहू तो 2 महीने की प्रेग्नेंट होगी ना। वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि तुम्हारी बहू 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है? हो भी सकता है। वैसे भी तुम्हारी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। ये बोलकर दाई वहाँ से चली जाती है और पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती है। इधर सरला ये जानकर बहुत दुखी थी और राज को सब कुछ बता देती है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है बेटा, जाने कहाँ मुंह काला करके आई है तेरी ये मॉडर्न पत्नी। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तू तो चुप ही रह, तेरी चोरी पकड़ी गई है। अब अपने पति के पीछे न जाने किस किस से मिलती होगी,
इसीलिए इतना मना करने के बाद भी नौकरी नहीं छोड़ रही थी ना। सोनिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राज, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, एक तुम ही तो सच बोल रही हो, बाकी सब तो झूठ है। भगवान, मैं तो लुट गया, मेरी किस्मत फूट गई। ऐसा कुछ नहीं है राज, बिलीव मी। अपने ये मगरमच्छ के आंसू अपने पास रखो और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। जो इसका बाप हो उससे कह देना कि वही नाम दे, या तो फिर इस बच्चे को गिरा दो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा ही है। जो मन में आए वो करो, पर मुझसे कुछ ना कहो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। अरे पर मेरी बात तो सुनो। राज सोनिया की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सोनिया के मोहल्ले वाले भी उस पर टिप्पणियां करने लगते हैं। सरला की बहू मॉडर्न है ये तो पता था, पर कलमुही है ये नहीं पता था। भगवान बचाए नौकरी करने वाली बहुओं से, ये तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला देती है। हे भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सब क्यों हो रहा है। उसी दौरान उनके मोहल्ले में एक लेडीज़ डॉक्टर का कैंप लगता है। सोनिया उसके पास जाने का इरादा करती है। राज, मम्मी जी, हमारे मोहल्ले में एक लेडीज़ डॉक्टर का कैंप लगा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ उसके पास चलें। क्या करने चले? तुम्हारे आशिक के बच्चे की रिपोर्ट देखते हैं? ऐसा मत कहो राज, ये तुम्हारा ही बच्चा है, प्लीज़ एक बार मेरे साथ उस डॉक्टर के पास तो चलो। सोनिया राज के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है तो आखिर वो चलने को तैयार हो जाता है। सरला भी उनके साथ जाती है। उन तीनों को डॉक्टर के पास जाते देख मोहल्ले वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कलावती, प्लीज़ मेरा चेकअप कर लीजिए और मुझे बताइए कि मैं कितने महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जी आइए आप। डॉक्टर कलावती उसका चेकअप करती है और कहती है, आप 2 महीने की प्रेग्नेंट है और बिल्कुल हेल्दी है, कोई फिक्र की बात नहीं है। क्या कहा? 2 महीने? हाँ 2 महीने, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? चौंकने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि हमारे मोहल्ले की एक दाई ने बताया कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और इस बात को लेकर सारे मोहल्ले वाले मेरा मजाक बना रहे हैं। अरे वो बहुत अनुभवी दाई है, उसे सब पता है। माता जी देखिए, ये है अल्ट्रासाउंड, इसमें साफ दिख रहा है कि बच्चा अभी कितना छोटा है। ये आपको 6 महीने का लग रहा है क्या? तो मतलब दाई ने हमसे झूठ बोला? जी बिल्कुल। ऐसा करिए, उस दाई को बुलाकर लाइए और किसी बहाने से बुलाइएगा, वरना वो आएगी नहीं यहाँ। उस दाई को बुलाकर लाया जाता है। डॉक्टर कलावती उसे गार्ड से पकड़वा देती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। पहचान लिया मतलब? कौन है ये? ये एक ढोंगी दाई है। ये पैसे ऐंठने के लिए किसी को कुछ भी बता देती है। किसी से कहेगी तुम्हारा लड़का होगा, उससे पैसे ऐंठ लेगी। किसी को गलत दवाइयाँ दे देती है और लोग मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग मेरे पास आ गए, वरना ये तुम्हारी बहू का भी यही हाल करती। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ छिपी बैठी है। मतलब सरला की बहू चरित्रहीन नहीं है? ये सब किया धरा इस दाई का है? और आप लोगों की वजह से मैंने भी अपनी पत्नी पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो सोनिया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें इतना बुरा भला कहा। तुम्हारी असली गुनहगार तो मैं हूँ बहू। मैंने ही हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम पर अपनी बातें थोपी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मामी जी, गलत फहमी तो अपनों के ही बीच में होती है। मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं है। उस दिन के बाद से वो लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं और 9 महीने बाद सोनिया एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अरे ननद भाभी की नकल करे तो समझ आता है, सास बहू की या बहू जेठानी की, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है। जीजा जी को साले की अदा इतनी पसंद थी कि अरे क्या बात है बेटवा, तेरा स्टाइल तो दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। क्या होएगा वाह? काहे माँ, तुमको पसंद नहीं आया क्या? अरे हीरो बाबू है तेरा बिटवा। नहीं, हमें भी बहुत पसंद आया, एकदम हीरो लग रहा है, इसमें कौन शक। अम्मा हीरो काहे नहीं लगेंगे, हमारे भाई का जो कॉपी किया है। अरे हमारा भाई का तो डंका बजत है पूरे मोहल्लन में। हाँ अरे चुप कर, तुझको शर्म नहीं आवत अपन पति को नकल चिकाहत है? अरे नकल नहीं, ओरिजिन है हमरा लल्ला। हाँ क्यों शर्म? काहे का शर्म? अब जौन बात सच है वो तो सच ही रहेगा ना, इसमें शर्म किस बात की?
हमरा भाई पहनते हैं ऐसे नारंगी पैंट या येलो शर्ट, नहीं तो का दिखत है ऐसा कहीं यहाँ। बेटवा ये तो ऐसी ही है, अगर ऐसे ना होते तो आज हमारे हाथ में द्वे पोता हुआ था। सही कहा अम्मा तुमने, हर बात पर भाई भाई। अरे खसम की तो कोनो इज्जत नहीं करते या। देखो अम्मा, अब अपने बिटवा की कमी का इल्जाम हम पर मत थोपो। जब तुम्हारे बिटवा को नकल से फुर्सत मिले तभी तो पोते के बारे में सोचे ना। बढ़िया ही, इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ, आज साइकिल में घंटी लगवाना है, वो भी लंबी वाली, ट्रिन ट्रिन। जाओ जाओ, मुझे पता है तुम हमारे भैया से ही मिलने जा रहे हो। अगर तुमको उनसे कुछ नकल करना ही है तो अच्छी चीजें नकल करो ना कि ये फालतू चीजें। शाम को। अरे वाह रमेश, तेरा तो चाल ढाल ही बदल गया है। क्या बात है, कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? तू तो ऐसा नहीं था। अरे तुम नहीं समझोगे बुड़बक, इसको समझने के लिए अकल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। वैसे भी आप देखना आगे आगे होता है क्या। अच्छा, कैसी अकल नकल करने की? हम लोगन से सुनत रही कि तुम अपन साला से सब नकल करत रही, उसका सब कॉपी करी। अरे हम किसी की नकल ना ही करा था। जौन लोगन तुमसे ये कहत वो लोग हमसे नकल करत, हमार कॉपी करत, समझा? ससुर के नाते। अच्छा, तो ये कपड़ा का है? पहले तो तुझको ये ऐसी शर्ट पसंद नहीं थी, तो अब काहे ऐसी शर्ट पहनना शुरू कर दिया? हम बताते हैं, क्योंकि ऐसे शर्ट तुम्हारा साला पहनता है। अरे साला तेरा बम्बई में है, वहाँ तो ये सब चलता है। अरे तो क्या हुआ, पहनना था तो पहन लिया, क्यों काहे गुनाह कर दिया क्या? पहले पसंद नहीं था तो क्या हुआ, अब पसंद है ना। बात करते हो नकल की। अब वो इस शर्ट को पहनता है तो का कोई और नहीं पहन सकता? का उसका नाम थोड़ी ना गड़ गया ही पर। अगले दिन रमेश अपनी बीवी के साथ उनके मायके जाता है। अरे रमेश, ये तू है? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि बिरजू है। वो कहा है ना, तूने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हैं, उसी की तरह बाल भी कटवाए हैं और चाल ढाल भी एकदम सेम। इसीलिए मुझे लगा बिरजू है। ऐसा ही तो धोखा एक बार हम भी खा गए थे जमाई जी को बिरजू समझकर, लगाए रही चप्पल खिंचाकर। बाद में पता चला दमदवार है। कोई बात ना, दमाद भी तो अपना ही बचवा है ना। कोई बात नहीं, वो क्या ना आजकल ये स्टाइल बहुत चलत रही इसीलिए। वैसे बिरजू कहाँ है, घर पर ना ही देखा था। ओ बिटवा अपन दोस्तों के संग मेला जबत रही, इसलिए कह रहा था नया कलर का जूता चला है तो जाए खरीद लाए। वो कहाँ है ना, बम्बई में मार महंगाई है, यहाँ तो सस्ता बा। काहे? अब तुम्हें उससे क्या काम है, या फिर से उससे कुछ नकल करना है? जाओ तुम हो उसी रंग का जूता ले आओ। अरे नहीं ना, वो हमर साला है, अब का उसके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते का? हाँ? अरे हम काहे पैसा लगा, ला रहा है तो हम ले लेंगे वो, और ले आएगा। वो जो जूता चुराई का पैसा दिए वसूल ना करेगा। ऐसे ही रमेश अपने साले की हर चीज की नकल करता। सब उसको मना करते लेकिन वो फिर भी करता। तू जानता है मेरे जीजा को, साला बहुत बड़ा नकलची है। अरे उसके ऊपर तो चिजवा जचती ही ना है, तो भी जीजा हमारी नकल कर कर परेशान है। क्या करे? हाँ वही ना, जो एकदम तेरी तरह चलता कपड़े पहनता है ना, और आजकल तो तेरी तरह हेयर स्टाइल भी कटवाए हैं तेरे जीजा ने। तेरा जीजा तो बहुत ही फेमस है हमारे गांव में। वो भी क्यों ना, हर चीज को इतनी अच्छी तरह जो नकल करता है। जीजा को लगता है अगर वो हर चीज मुझसे नकल करेगा तो वो मेरी तरह बन जाएगा, पर यार हम उसके चक्कर में यूनिक नहीं बन पा रहे हैं। बहुत ही परेशानी बा। वही तो, न जाने तेरे जीजा को क्या भूत चढ़ा है तेरी तरह बनने का। अरे तू कहाँ एकदम ऐसे हीरो, और वो अरे बोलवा कैसे कटवा कर जोकर बना है, न जाने क्या करवाना चाह रहा है। वो मेरी तरह जितना बनने का कोशिश कर ले बन नहीं पाएगा।
काहे कि वो मेरे कपड़ों से लेकर बालों तक मेरा सबे नकल कर सकता है, लेकिन वो अंदर से तो है ही गवार। मेरा भी स्टाइल को मन कर रहा है। अब देखो कैसे मजा चखाते हैं। ये तो सच बोला, 2 शब्द तो उसको ठीक से बोलने आते नहीं और तेरी तरह बनने चला है। तुझे पता है मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में पूछता ही रहता है, कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। अरे एक दिन तो हद ही कर दी, मेरे साथ जीजा बाजार गया था और मैं जो जो कर रहा वो वही कर रहा। और हंसने लग जाते हैं। लेकिन रमेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन बहू का भाई जीजा को फोन करता है। हाँ रे जीजा, का हाल? सुनो जरा, मिलने आओगे का? वो कहा ना कुछ दिखाना है। दिखाना है? आ रहे हैं, कॉपी भी तो कराना है हमें। जीजा जाता है जहाँ साला हरे रंग के बाल कटवाकर बैठा होता है। अरे जीजा, ये देख नया स्टाइल, करवा दे तुम्हारा भी का? हैं? और अब पूछत काहे हो? जीजा तो और हीरो लगेगा, करवा दो करवा दो। जीजा भी देखा देखी में हरा बाल करवा कर अगले दिन ऑफिस जाता है। ऑफिस में जीजे की जो हंसी उड़ती है कि बॉस उसे कैबिन में बुला लेता है। देखो, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी सादगी देखकर मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, लेकिन न जाने तुम्हारी शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है। अरे क्या कर रहे हो? कभी नारंगी पैंट तो कभी पीली शर्ट, कभी सनफ्लावर चश्मा, और आज तो आधी है अरे बाल। बॉस उसका खूब मजाक उड़ाता है। पति शाम को घर जाता है और फिर से पहले वाले रूप में आ जाता है। अरे अम्मा, आज इनको क्या हो गया है? आज इनके रंग ढंग बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। क्या हुआ? अब नहीं करेंगे क्या मेरे भैया की कॉपी? मारा बिटवा तो हर कपड़े में अच्छा दिखता है, वो तो बस उसके लिए कुछ समय का शौक है। अब वो शौक उतर गया है तो फिर से पहले जैसा हो गया। नकल का शौक? चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने पति के साथ नहीं, अपने भैया के दूसरे रूप के साथ घूम रही हूँ। उस दिन के बाद से जीजा ने अपने साले की नकल करना पूरी तरह से छोड़ दिया।